हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 बेटा हमारा सिविक्स में चैप्टर 6 है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, है ना। ये चैप्टर हमारा स्टार्ट है एनुअल टर्म का, हमारा सिविक्स का चैप्टर मतलब फर्स्ट है एनुअल टर्म का। और चैप्टर नेम हमने भी आपको बताया है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली कि हमारी जो आपराधिक न्याय प्रणाली है वो किस तरह की है, हमारी जो गवर्नमेंट है भाई वो किस मतलब ये लोग मतलब किस किस तरह से कार्य करते हैं, सब चीज़ें इसमें बताई जाएगी। जैसे कि जब हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को क्या करते हैं, हम इन्फॉर्म करते हैं, खबर देते हैं। वास्तविक जीवन या फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस अफसर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है मानो पुलिस ही तय करती है कि कोई अपराधी है या नहीं है। भाई इसमें बताया गया कि जैसे आपने भाई फिल्मों वगैरह में भी देखा होगा कि भाई किसी के द्वारा अपराध किया जाता है और फिर हम किसी व्यक्ति को अपराध करते हुए देखते हैं, हम किसको इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और फिर पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। और हम लोगों को लगता है कि भाई जो अपराधी है उसके है ना भाई यह व्यक्ति अपराधी है नहीं है, यह तय कौन करती है, पुलिस ही करती है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही तय करती है कि वह व्यक्ति आरोपी है या नहीं है। संविधान के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसके पक्ष है ना भाई उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। मतलब सपोज कोई भी व्यक्ति है ना गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत के द्वारा निश्चित किया जाता है कि वह व्यक्ति अपराधी है या नहीं है। ठीक, फिर गवर्नमेंट क्या करती है, मतलब जो अदालत है उसके द्वारा क्या होता है कि भाई वह अपने पक्ष में सफाई पेश कर सकती है, उसको ये अधिकार दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का क्या मतलब होता है? निष्पक्ष मतलब बिना पक्षपात के सुनवाई की। मतलब अदालत में क्या होता है कि दोनों व्यक्तियों को अपने अपने पक्ष रखने का अधिकार होता है और अदालत में क्या होता है जो न्यायाधीश होते हैं वो दोनों पक्षों को सुनते हैं और है ना दलीलों प्लस सबूतों के आधार पर वो निश्चय करते हैं कि यह व्यक्ति दोषी है या नहीं है। क्या आपने FIR के बारे में सुना है या क्या आप जानते हैं कि सरकारी वकील कौन होता है? इस अध्याय में हम एक चोरी की एक काल्पनिक घटना के जरिए यह समझाने की कोशिश करेंगे कि न्याय पाने की प्रक्रिया किस तरह चलती है और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की क्या भूमिका होती है। ध्यान रखें कि ज़्यादातर मामले उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसका हमने अपने काल्पनिक उदाहरण में जिक्र किया है। फलस्वरूप इन प्रक्रियाओं को समझना और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की भूमिका को समझना महत्वपूर्ण होता है। अगर कभी ऐसा मौका आता है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। यहाँ पर आपको एक काल्पनिक है ना मतलब काल्पनिक स्टोरी सुनाई जाएगी, है ना, बताया जाएगा, दिखाया जाएगा कि इसमें भाई किस व्यक्ति का अपना क्या रोल है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक फीमेल है ना, वो मुंबई मतलब यहाँ पे एक मुंबई के मकान है उसके बारे में सोचा जा रही है कि मुंबई के एक जो मकान है वहाँ पर कौन रहती है, एक लेडी, उनका नाम है श्रीमती शिंदे, है ना। वे कहीं पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही है और वे गले में पहनने के लिए अपना हार ढूंढ रही है और उनको हार नहीं मिलता है। अब वो आपस में आप ही बड़बड़ा रही है कि मुझे पक्का पता है कि मैंने हार यहीं पर रखा है। तो उनके हस्बैंड आते हैं और वो उसे कहते हैं कि जल्दी करो भाई, हमें देर हो रही है, हमें शादी के समारोह में जाना है। तो वह अपने हस्बैंड से कहती है कि मेरे सोने की जो जंजीर है वो नहीं मिल रही है, मैंने यही दराज में रखी थी, मुझे लगता है कि इसमें शांति ने उसको चुरा लिया है ना। वह जब भी मेरे कमरे की सफाई करने आती है तो बहुत ज़्यादा समय लगाती है। अब शांति कौन है? शांति इसमें एक है ना एक लेडी है जो उनके घर में क्या करती है, काम करती है ना। वो अपना संदेह उस पर शो करते हैं। वो शांति को बुलाते हैं और उससे मतलब पूछती है कि शांति क्या अब तुम घर में चोरी भी करने लगी हो, है ना। और वो भी जो है ना वो कहती कि भाई वो भी जो है ना तुमने मेरा क्या चुरा, सोने का हार चुरा लिया है, अपना बक्सा लाओ, मैं तुम्हारे बक्से की तलाशी लूँगी और हमने पुलिस को भी बुला लिया है। अब है ना तुमसे है ना तुमने जो हार लिया वो मेरा हार वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें क्या कर दूँगी, पुलिस को दे दूँगी। तो उसके हस्बैंड क्या करते हैं कि शिंदे साहब क्या करते हैं, उसके शांति के बक्से की तलाशी लेते हैं, उसमें से उन्हें एक लिफाफा मिलता है, लिफाफे में 10,000 रुपये मिलते हैं। वो शांति पर चिल्लाते हैं और कहते हैं अब हमें पक्का यकीन हो गया कि तुमने हार बेचकर है ना ये पैसे, भाई हार बेचकर ये पैसे तुम्हारे पास आए हैं। वो कहती नहीं सर,
ये मेरे पिछले साल भर की, मतलब उसने भाई साल भर जो उससे सैलरी मिलती थी, है ना, वो उसने उनसे वो पैसे इकट्ठे किए थे। मेरे साल भर की, है ना, मेहनत है जो मैंने थोड़ा थोड़ा करके पैसा क्या किया, इकट्ठा किया है, और हम गांव लौटकर एक बैल खरीदना चाहते हैं। फिर वो अपनी मालकिन से बोलती कि मैडम मैं क्या हूँ, बेगुनाह हूँ। फिर वो क्या करते हैं, जो सिंधे होते हैं, मिस्टर सिंधे होते हैं, वो क्या करते हैं, पुलिस को जाकर FIR दर्ज कराते हैं कि भाई हमारे घर में चोरी हुई है, हमारे घर की जो नौकरानी शांति है ना, उसने मेरी वाइफ का हार चुरा लिया है। फिर सिंधे साहब के कहने पर जो सब इंस्पेक्टर हैं, वो है, सब इंस्पेक्टर कौन है, वो राम है, वो FIR दर्ज कर लेते हैं। सिंधे साहब अब क्या करते हैं, सब इंस्पेक्टर राव के साथ घर आते हैं। अब मैं इस चोरी के बारे में श्री सिंधे को और अपनी पत्नी के बयान दर्ज कराऊंगा। भाई वो क्या कहते हैं, भाई उसकी चोरी के बारे में सब इंस्पेक्टर सिंधे को बताते हैं, और उनकी वाइफ भी है ना, उसके बारे में उन्हें बताती है, और वो उनके बयान को क्या करते हैं, नोट करते हैं। और जो उन्हें रुपयों का लिफाफा मिलता है ना, वो सिंधे साहब उससे है ना स्लीप पैक करके ले जाते हैं, और कहते हैं और शांति गिरफ्तार कर लेते हैं। मेहरबानी करके मुझे थाने मत ले जाइए, मैंने हार नहीं चुराया। भाई शांति वो रिक्वेस्ट कर रही है कि सर मैंने नहीं चुराया, है ना, मुझे माफ़ कर दीजिए, भाई मुझे नहीं गिरफ्तार कीजिए। जो शांति का भाई है, सुशील है, वो है ना, इंस्पेक्टर के पास जाता है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि सर शांति को छोड़ दो, उसने हार नहीं चुराया है ना। तुम वो मतलब जो सब इंस्पेक्टर राव है, उससे बोलते हैं कि तुमने क्या करो, शांति की जमानत, है ना, जमानत का आदेश कहाँ से लेके आओ, कोर्ट से लेके आओ। तो वो कहता है कि उसका भाई कहता है कि भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि भाई मैं उसकी जमानत करा सकूँ, जो हमारी कमाई के पैसे थे वो भी आप लोगों ने क्या कर लिए हैं, ले लिए हैं। फिर सब इंस्पेक्टर क्या करते हैं, जो उसका भाई होता है, शांति भाई सुशील, उसको भी क्या करते हैं, जेल में 2 दिन के लिए बंद कर देते हैं। और सब इंस्पेक्टर राव क्या करते हैं, सब इंस्पेक्टर एवं कई कांस्टेबल मिलकर उन दोनों क्या करते हैं, पिटाई करते हैं और गाली करते हैं, और उनसे झूठी कहते हैं कि भाई अपने गुनाह को कबूल करें। यह उसे यह मानने के लिए कहते हैं, और वह उसकी बहन है ना शांति घरेलू जो नौकरों का एक गिरोह चलाते हैं, और वह घरों के क्या करते हैं, घरों से जाकर गहने वगैरह चोरी करते हैं। सिंधे ने के पड़ोस में गहनों के गायब होने की क्या थी, कुछ और शिकायतें भी आ चुकी थी। जब सुशील बार बार यही कहता रहा कि वह निर्दोष है और फैक्ट्री में क्या करता है, मजदूरी करता है, तो 2 दिन बाद पुलिस ने उसे क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब भाई जो शांति है वो क्या है, भाई वो जेल में बंद है। और 1 महीने बाद जब शांति को क्या करे, गवर्नमेंट ने अर्जी दे दी, अदालत ने अर्जी दे दी कि भाई उसकी जमानत की मंजूरी दे दी, लेकिन जमानत के रूप में क्या उसे 20,000 रुपये के लिए उसका किसी को जमानती बनने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि उसे जेल में ही रहना पड़ा। अब उसे लगता था कि भाई मेरा क्या होगा, मैंने तो कुछ गलती नहीं किया है, सिर्फ जो उसकी मालकिन थी, ओनर थी, है ना, उसने क्या किया, भाई उसकी भाई शक की वजह से उसने उसे क्या कर दिया, है ना, उसको जेल में बंद करा दिया। और अब हम लोगों के पास पैसे भी नहीं हैं, और जो उसके पैसे जो जोड़े हुए थे वो क्या कर लिए गए हैं, मतलब अदालत, है ना, पुलिस वालों ने अपने पास आज जमा हो गए हैं। तो उसे ये भी दुख था कि भाई मुझे पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। फिर पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप दायर कर दिया। अदालत की ओर से आरोप पत्र और गवाह के बयानों की एक नकल कहाँ दे दी गई, शांति को दे दी गई। शांति अदालत को बताती है कि चोरी के इस झूठे इल्जाम से बचाने के लिए उसके पास कोई वकील भी नहीं है। क्यों नहीं है भाई, सीधी बात है, वो लोग क्या करते हैं भाई, दूसरे घर में काम करते हैं, उन्हें इतनी ज़्यादा तनख्वाह भी नहीं मिलती है। मजिस्ट्रेट महोदय शांति की दलील सुनकर अधिवक्ता कमल राय को सरकारी खर्चे पर बचाव पक्ष का वकील बना देते हैं। भाई हमारे जो संविधान है, संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का क्या है, मौलिक अधिकार प्राप्त है। और दूसरी, संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंप दी गई जो गरीब या किसी भी वजह से वकील नहीं कर सकते थे। फिर जो उसकी जो वकील होती है वो क्या करती है कि ये मेरे भाई वो शांति जो उसके मुकदमे के पेपर होते हैं वो उन वकील को दे देती है, और वो कहती है कि मुझ पर ना चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया है। और वो कहती है कि शांति के बक्से में जो 1000 रुपये मिले थे, उन्हें लगता है कि उसने हार बेचकर ही वे पैसे क्या किए हैं, हासिल किए हैं। लेकिन
यह हम दोनों की बचत के पैसे हैं। मतलब वो दोनों बहन भाई क्या करते हैं, वकील को सारी चीज़ें बातें बताते हैं। अब अदालत शांति पर आरोप लगाती है कि उसने जो श्रीमती शिंदे हैं उनका सोने का हार चुराया है और चोरी के हार को बेचकर 10,000 रुपये अब उनके पास आ गए हैं। वो कहती है कि मैं निर्दोष हूँ और मेरी सुनवाई हो। फिर सरकारी वकील राज्य की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है और वह श्रीमती एवं मिस्टर शिंदे से के जो मुख्य गवाह के रूप में है ना पेश होते हैं। तो वो उनसे क्या करता है, तो अब बताइए श्रीमती शिंदे आपका हार किस तरह गायब हुआ था। वो बताती हैं कि मैंने सोने का हार अपने घर कहाँ पे दराज में रखा हुआ था, शांति ने उसे चुराया है। शांति के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं जाता है। मिस्टर शिंदे ने मेरे सामने उसके संदूक से तलाशी ली तो उसमें से उसे क्या मिले, लिफाफे में 10,000 रुपये मिले। और हमें मतलब यह देखकर हम लोगों को अचंभे में पड़ गए और शांति को यह पैसा मेरा हार बेचकर ही मिला है और वह क्या है, चोर है। जो उसकी वकील है ना, शांति की वकील है, वो क्या करती है, श्रीमती शिंदे से क्या करती है, जिरह करती है। तो आप ये कह रही हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा है ना। वो कहती है नहीं, आपको शांति के पास चोरी का हार मिला नहीं मिला। पिछले 3 साल से शांति जब आपके घर में काम कर रही थी तब से कोई भी चीज़ आपके घर से बस चोरी हुई है। वो कहती है नहीं। आप उसे हर महीने कितने देते हैं, 1,000 रुपये है ना, सैलरी के रूप में देते हैं। तो अधिवक्ता राय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर सुशील और उसके मालिक से कुछ सवाल पूछती है। इन दोनों के बयान के आधार पर सुश्री राय यह साबित कर देती है कि शांति के संदूक से मिले 10,000 रुपये सुशील और शांति की कमाई की रकम भी हो सकती है। तो वो उस चीज़ को यह प्रूव कर। जब मुकदमा खत्म होने के नज़दीक पहुंच जाता है तभी सुशील को पता चलता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने युवाओं के गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इस गिरोह के लोग शिंदे के मोहल्ले में गहनों की चोरी करते हैं और श्रीमती शिंदे के बेटे के कुछ दोस्तों भी इस गिरोह के सदस्य हैं। उनके पास से श्रीमती शिंदे का क्या मिलता है, हार मिलता है। सुशील यह बात अधिवक्ता राय को बताता है। जब अभिवक्ता राय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर शर्मा को अदालत में क्या करती है, पेश करती है। इंस्पेक्टर शर्मा, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि आपने क्या क्या बरामद किया। जी हाँ, श्रीमती शिंदे ने अपना यह हार पहचान लिया। हमने लड़कों का एक गिरोह पकड़ा है जिसने यह हार चुराया था। उन लड़कों ने अपना इल्ज़ाम कबूल कर लिया है। यह हार उन्होंने भी ही चुराया था। अब जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश महोदय सारे गवाहों के बयान सुनते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा का बयान सुनने के बाद अधिवक्ता राय न्यायाधीश के सामने यह दलील देती है कि अब शांति निर्दोष साबित हो चुकी है, इसलिए उसे क्या कर दिया जाए, बरी कर दिया जाए। शांति आपको चोरी के इल्ज़ाम से बरी किया जाता है। पुलिस ने जो 10,000 रुपये आपके पास से बरामद किए थे उन्हें भी आपको लौटा दिया जाएगा। मैंने लिखित फैसले में इस बात पर जोर दिया कि तफ्तीश में सब इंस्पेक्टर राव की लापरवाही पर खास तौर से ध्यान दिया जाए, जिसकी वजह से शांति को क्या होना पड़ा, जेल जाना पड़ा। इस घटना के आधार पर आप देख सकते हैं कि पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष और बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये 4 अधिकारी क्या करें, आपराधिक न्याय व्यवस्था के मुख्य लोग होते हैं। इस मामले में आपके इन चारों की भूमिका को भी उन चारों की भूमिकाओं को भी देखा है। आइए अब उनकी भूमिकाओं और व्यापक स्तर पर देखें। अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। भाई हमने एक स्टोरी के माध्यम से ये चीज़ समझा है कि भाई किसी व्यक्ति की अपनी क्या भूमिका होती है, हमने देखा और समझा है। अब हम क्या करते हैं कि जब किसी भी अपराध की जांच की जाती है तो उसमें पुलिस की क्या भूमिका होती है। पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है कि किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जाँच करना। जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र, चार्जशीट दाखिल कर देती है। जैसा कि अध्याय की शुरुआत में ही कहा गया था कि यह तय कर देना पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं है। यह कार्य किसका होता है, न्यायाधीश का होता है। दूसरी इकाई में आपने कानून के शासन के बारे में पढ़ा था। इसका सीधा मतलब यह होता है कि हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है। पुलिस
भी इसी कानून के तहत आती है। लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार ही पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार होता है। किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को सजा नहीं, मतलब किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं दे सकती है। अब उसमें उनके क्या क्या अधिकार उन्हें दी गए हैं, क्या क्या बताए गए हैं, हम वो इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बेटा आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे और अपनी बुक में जहाँ जहाँ लगता है इंपॉर्टेंट वहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, बाय, टेक केयर।